नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत और यूक्रेन को लेकर आ रही है। भारतीय प्रधानमंत्री दोस्तों 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कशन होने जा रहा है, जिसका मेन फोकस होगा रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस क्षेत्र में। और आप सब जानते हैं कि भारत और यूक्रेन के बीच जो डिफेंस संबंध है वो काफी मजबूत रहे हैं। एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न आप सब जानते हैं कि भारत के ज़्यादातर जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसका एक बड़ा हिस्सा सोवियत संघ से मिला था, राइट। और उसके बाद जब ये अलग हो गया तो यूक्रेन में ये निर्मित होने लग गए। ऐसे में दोस्तों जब यूक्रेन में ये सारी शिफ्टिंग हो गई, उसके बाद भारत की जो निर्भरता थी वो यूक्रेन पर ज़्यादा हो गई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन नेवी का, उसे लेकर बातचीत हो सकती है, जो कि गैस टरबाइन इंजन की सप्लाई को लेकर है। और ये जो इंजन है दोस्तों, ये हमारे कई युद्धपोत जो हैं उनको पावर दे रहे हैं। यूक्रेन की सरकारी स्वामित्व वाली जो कंपनी है जॉर्या, मैशा प्रोटेक्ट, ये वहीं तैयार किए जाते हैं। और भारतीय नौसेना की क्षमता जिस हिसाब से बढ़ रही है, ऐसे में दोस्तों ये जो हाई परफॉर्मेंस प्रपल्जन सिस्टम है उनकी ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। इसलिए भारत का यहाँ पर पहला फोकस है अपने डिफेंस संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करना, जो कि इस वक्त थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि यूक्रेन की जॉर्या मैशा प्रोटेक्ट भारत में इन गैस टरबाइन के संयुक्त निर्माण के लिए भारत की जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां उनके साथ सीधी बातचीत कर रही हैं। और अगर ये सहयोग हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन की तरफ से भारत को इसका तकनीकी हस्तांतरण भी किया जा सकता है। हालांकि ये बात निर्भर इस बात पर भी करती है कि भारतीय प्रधानमंत्री किस तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच जो ये जंग हुई है उसमें समझौता करा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी देश आपको तभी सपोर्ट करेगा जब आप उसके हित में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक स्थिति ऐसी बनी हुई है जो कि किंग करते हुए भी मूड वाली है, जहाँ पर हम ना तो रशिया को कुछ फोर्स कर सकते हैं और ना ही यूक्रेन का हम पूरा सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर ये सारी बातें पॉजिटिव वे में जाती हैं तो गैस टरबाइन का संयुक्त उत्पादन इंडियन नेवी की क्षमता को मजबूत करेगा और मेक इन इंडिया पहल को भी एक बड़ा योगदान यहाँ से मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ ने पहली बार एक बड़ी घोषणा कर दी है। साफ तौर पर उन्होंने बोल दिया कि अब उनका जो ध्यान है वो स्मॉल आर्म्स यानी कि छोटे हथियारों से हट रहा है। अब ये बात आपको भी अजीब सी लग सकती है कि आखिर ऐसा इतना बड़ा फैसला कैसे डीआरडीओ ले सकता है। मेन बात यह है कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी रिपोर्टिंग करके दिखाई है, जो कि आप देखते आए हैं प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को लेकर जो कि छोटे हथियारों को देश में ही बना रहे हैं, उसे ही ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ ने अब कहा है कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वही ये जो स्मॉल आर्म्स हैं उन्हें तैयार करेंगी, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से काम भी कर रही हैं और ऑब्वियसली बात है ये भारत की ज़रूरत भी पूरा करेंगी और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि इन छोटी कंपनियों ने स्मॉल आर्म्स में विशेषज्ञता भी हासिल कर ली है। डीआरडीओ का मतलब साफ है कि वो धीरे धीरे अब अपनी जो भागीदारी है वो इन छोटे हथियारों पर कम करेगा और बड़े हथियारों पर उनका फोकस रहेगा। बात साफ हो जाती है दोस्तों, इस पूरी पॉलिसी का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। और अभी तक दोस्तों ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं इन्होंने हमारी आर्म फोर्सेस की आवश्यकताओं को पूरा भी किया है और काफी तेजी से कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता की दिशा में काफी आगे बढ़ रही है और इंडियन नेवी ने बीएमएल लिमिटेड के साथ मरीन इक्विपमेंट और सिस्टम को देश में बनाने को लेकर एक बड़ा समझौता किया है। दरअसल रक्षा मंत्रालय के शेड्यूल ए कंपनी और बीएमएल लिमिटेड ने इंडियन नेवी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है और इस समझौते का उद्देश्य है मरीन इंजीनियरिंग और सिस्टम्स के स्वदेशी डिजाइन, विकास, निर्माण, परीक्षण और प्रोडक्ट सपोर्ट के लिए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी तक आप लोगों के मन में ये सवाल आता रहा है कि क्या भारत स्वदेशी अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर बना सकता है। कई कारण यहाँ पर सामने हैं जो कि बताते हैं कि भारत इस दिशा में काम कर रहा है। एचएएल ने हाल ही के वर्षों में काफी अच्छी प्रगति भी की है। हालांकि काम थोड़ा इनका लेट जरूर होता है, लेकिन अब ये प्रोडक्ट्स को काफी अच्छा बना रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, इसे सफलतापूर्वक डेवलप भी किया गया और इसका प्रोडक्शन भी चल रहा है। अब सवाल वही आता है जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अपाचे क्लास का जो एक भारी यानी कि हैवी क्लास का अटैक हेलीकॉप्टर है उसे लेकर भारत की रणनीति क्या है। हालांकि जहां तक बात आती है एक हैवी अटैक हेलीकॉप्टर को बनाने को लेकर, तो भारत इस क्षमता को अपने स्वदेशी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के जरिए आगे ले जा सकता है, क्योंकि इस पहल का भी उद्देश्य एक ऐसा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर तैयार करना है जो कि अटैक भी कर सके, ट्रांसपोर्ट भी कर सके, सर्च और रेस्क्यू भी कर सके। दरअसल IMRH प्रोग्राम के तहत कुछ जो मेन टेक्नोलॉजी है यानी कि कोर टेक्नोलॉजी है और साथ ही साथ कंपोनेंट्स को भारत विकसित कर सकता है, जिसके जरिए भारत भी एक हैवी अटैक हेलीकॉप्टर बना सकता है। क्योंकि IMRH प्रोग्राम में दोस्तों रोटरक्राफ्ट डिजाइन, कंपोजिट मटेरियल्स, एवियोनिक्स और इंजीनियरिंग इंटीग्रेशन जैसे क्षेत्र में भारत की क्षमताओं अब लगातार बढ़ रही है और इसी प्रगति का फायदा उठाकर
भारत अपाचे जैसा बड़ा और अधिक शक्तिशाली हेलीकॉप्टर विकसित कर सकता है। जहां तक बात LCS प्रचंड की भी है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक प्रभावशाली प्लेटफॉर्म रहा है, लेकिन इसकी अपनी कुछ बाउंडेशंस भी हैं, यानी कि सीमाएं हैं। वहीं अपाचे जैसा जो भारी अटैक करने वाला हेलीकॉप्टर है ये अलग अलग फायदे देता है, जिसमें कि भारी हथियार, सेंसर्स और ईंधन ले जाने की क्षमता होती है और ये दुश्मन के इलाके में गहराई तक एंटर करके उनके ठिकानों को बर्बाद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हेलीकॉप्टर्स में एडवांस सुरक्षा प्रणाली और जवाबी उपाय भी होते हैं और बड़ी कैलिबर वाली तोपें और मिसाइल क्षमता इन हेलीकॉप्टरों में दी गई है। ऐसे में दोस्तों भारतीय सशस्त्र बल अगर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और स्वदेशी हैवी अटैक हेलीकॉप्टर का मिश्रण इस्तेमाल करती है तो ऑब्वियस सी बात है तो इससे एक शक्तिशाली रोटरी विंग क्षमताएं हमारी सशस्त्र बलों को मिलेंगी। यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि HAL की तरफ से अभी कोई आधिकारिक तौर पर अपाचे क्लास हेलीकॉप्टर के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि जिस हिसाब से IMRH प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है उसी के आधार पर अपाचे की तरह एक हैवी अटैक हेलीकॉप्टर बना सकते हैं। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास अब IL-76 जो फ्लीट है वो पुरानी हो चुकी है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स एक मॉडर्न और वर्सेटाइल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को चाहती है। अब यहाँ पर दोस्तों कावासाकी C2 को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है और ये जो कावासाकी C2 है ये जापान की कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित किया गया एक अत्याधुनिक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर C2 को लेकर कई सारी बातें और आ रही हैं क्योंकि इसकी जो पेलोड क्षमता है वो ज़बरदस्त है। बता दें कि ये C1 और C-130 हरकुलिस की तुलना में बड़ा कार्गो ले जा सकता है और ये क्षमता दोस्तों इसे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ऑपरेशन, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, सप्लाई ड्रॉप्स और मेडिकल इवैक्यूएशन में सक्षम बनाती है। इसमें भी दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बोफैन इंजन लगाए गए हैं। ये 890 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है और इसकी अधिकतम सीमा 6500 किलोमीटर है और ये 12200 मीटर की सर्विस सीलिंग पर काम कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी एक और खास बात है कि ये छोटे या फिर बिना तैयार रनवे पर आसानी से ऑपरेट हो सकता है, जो कि इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो C2 के फीचर्स हैं, खासकर कि इसकी पेलोड क्षमता वो एयरबस A400M के बराबर है। C2 में एक रियर लोडिंग रैम्प भी है जो उड़ान के दौरान खुलता है, जिससे कि इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। वहीं एयरबस ने भी भारतीय वायुसेना के MTA टेंडर में अपना A400 का ऑफर किया है और ये इस टेंडर में आगे चल रहा है। लेकिन C2 दोस्तों 40 टन तक का पेलोड ले जा सकता है, जबकि A400M 37 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। यानी कि दोस्तों C2 की जो क्षमता है वो IL-76MD की पेलोड ले जाने की क्षमता के करीब है, जो कि 48 टन तक का वजन ले जा सकता है। कावासाकी का C2 दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकता है और ये पुराने IL-76 बेड़े की जगह लेने के लिए एक मजबूत दावेदार भी बनता है। लेकिन दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अभी भी मूल्यांकन कर रही है सभी दावेदारों का, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि C2 को दोस्तों इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों ये कई मामलों में काफ़ी आगे भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने एडवांस 125 mm आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइट डिस्कार्डिंग सपोर्ट गोला बारूद के स्वदेशी उत्पादन की मांग करके अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है और ये महत्वपूर्ण कंपोनेंट देश के T-72 और T-90 मेन बैटल टैंक्स की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। RFI के अनुसार दोस्तों इनमें बेहतर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्षमता होनी चाहिए, जो कि दुश्मनों के किसी भी एडवांस सुरक्षा प्रणालियों से लैस आधुनिक बख्तरबंद वाहनों को भेदने में सक्षम होना चाहिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब 4 दिनों की अमेरिकी यात्रा करने वाले हैं, जो कि 23 से 26 अगस्त तक होगी। इस दौरान दोस्तों रक्षा मंत्री अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के साथ मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में भारत 31 MQ-9B पीरियड ड्रोन खरीदने की योजना, इसके अलावा स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट वाहनों को संयुक्त रूप से भारत में बनाने को लेकर बातचीत कर सकता है और भारत में GF414 इंजनों के को प्रोडक्शन को लेकर भी बातचीत की जाएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों फ्रांस इंजन मैन्युफैक्चरर सैफ्रन की तरफ से घोषणा की गई है कि वो अपने राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर करेंगे नए जेट इंजन का परीक्षण करने के लिए, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि अपने राफेल टेस्ट बेड पर अपने स्टैंडर्ड M88 इंजन को इंटीग्रेट करेंगे और बाद में एक हाई थ्रस्ट इंजन का डिजाइन किया जाएगा AMCA प्रोग्राम के लिए। और एक बार दोस्तों AMCA इंजन का जो परीक्षण है वो राफेल एयरक्राफ्ट पर सफल हो जाता है तो सैफ्रन का उद्देश्य है कि वो फिर इस इंजन की वैलिडेशन, इसकी परफॉर्मेंस क्षमता को रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में वैलिडेट कर पाएगा। अगर दोस्तों ये नया इंजन सफलतापूर्वक
प्रूफ हो जाता है अपनी क्षमताओं को लेकर, तो नो डाउट इसके दो फायदे भारत को मिलेंगे। पहला तो ये कि भारत के AMC फाइटर जेट के लिए एक शक्तिशाली इंजन बनेगा। दूसरा यह है कि जो भारतीय वायुसेना के पास एग्जिस्टिंग राफेल फाइटर जेट्स है उन्हें भी एक एडवांस इंजन मिल सकता है फ्यूचर के लिए, जब उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, जो कि राफेल फाइटर जेट की क्षमता को बढ़ाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, डेसॉल्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया अब एक नई मेंटेनेंस हब को उत्तर प्रदेश में खोलने की योजना बना रहा है, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी जो कि स्पेशलाइज्ड होगी मिराज 2000 और राफेल फाइटर जेट के लिए, जिससे कि तेजी से इनका जो टर्न अराउंड टाइम है वो बढ़ सकेगा और ये एक लागत प्रभावी सॉल्यूशन भी होगा। और कहा ही जा रहा है कि इस फैसिलिटी में आगे मिराज 2000 और राफेल फाइटर जेट की जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी तैयार किए जाएंगे। और ये नहीं, ये जो फैसिलिटी है वो आगे चलकर एक रीजनल मेंटेनेंस हब भी बनेगा उन देशों के लिए जो कि मिराज 2000 और राफेल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि ग्रीस, कतर और इजिप्ट। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत की तरफ से अपने नीलगिरी क्लास का जो फ्रिगेट है उसके मॉडिफाई वर्जन की पेशकश की गई है ब्राजील की नौसेना के सामने। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि मजगांव डॉक लिमिटेड ने ऑफर दिया है कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी ब्राजील को देगा, ताकि वो स्थानीय स्तर पर इन एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट्स को अपने देश में बना सके। हालांकि यहाँ पर ब्राजील की नौसेना की सोच ये भी है कि वो नए फ्रिगेट्स को शामिल तो करेगा करीबन 4 से 6 की संख्या में, लेकिन उनका जो फोकस है वो इनमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लगाना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम DRDO की तरफ से कहा जा रहा है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम का एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है विरूपाक्ष रडार को इंटीग्रेट करना। और विरूपाक्ष रडार के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो रडार है इसका जो एंटीना है वो रीपोजिशनिंग वाला है, जो कि मैकेनिकल डिवाइस है और ये एंटीना को पॉइंटेड करता है एलिवेशन और एजीमुथ प्लेन्स पर, जो कि इसके फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाता है। और यही नहीं, इससे एयरक्राफ्ट और ज़्यादा एजाइल, वर्सेटाइल और एक साथ कई सारे जो टारगेट्स हैं उन्हें ट्रैक करने में सक्षम होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इजराइल की मेप्रोलाइट ने नए असेंबली लाइन के साथ भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। आपको बता दें कि उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है RRP S4E इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के साथ। इस समझौते के तहत मेप्रोलाइट की इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल साइट्स बनाई जाएंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन तैयार हो चुका है और अब सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में भारत 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की एक बड़ी योजना बना रहा है। और चंद्रयान 4 मिशन के बारे में उन्होंने कहा कि यह चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी धरती पर लेकर आएगा और इसकी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग भी होगी और मिशन में स्पेस डॉकिंग भी किया जाएगा। मतलब साफ है कि चंद्रयान 4 को टुकड़ों में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, उसके बाद इसे अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा और ये पहली बार होने जा रहा है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।